शुरू करते हैं वीडियो को आज के इस वीकली करंट अफेयर के सेशन में बिना देरी करें। तो हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर बात आई है जमरानी बांध की, तो देखिए संबंधित है उत्तराखंड राज्य से। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा उत्तराखंड की जमरानी परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ के अंतर्गत शामिल किया गया और यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूची में शामिल होने वाली 7वीं परियोजना बन गई है। जमरानी बांध की बात करें तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में यह है, जो कि रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत तो ये हुई थी 2015 में और उद्देश्य है हर खेत को पानी। अब देखिए जमरानी परियोजना ये हुई है कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में, जिसकी कैपिटल है देहरादून और ग्रीष्मकालीन कैपिटल तो ये है गैरसेन। मुख्यमंत्री है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल तो यह है गुरमीत सिंह। नेशनल पार्क तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और साथ ही में राजाजी नेशनल पार्क। प्रमुख झील की बात करें तो ये नैनीताल झील और साथ ही में भीमताल झील है। ठीक है, तो ध्यान रखना भी हाल ही में जमरानी बांध परियोजना इसको मंजूरी दे दी है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास ये कहाँ हुआ है? तो देखिए अभी हाल ही में यूरोपियन संघ और भारतीय संयुक्त नौसेना का अभ्यास हुआ है एक, जो कि हुआ है गिनी की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए भारतीय नौसेना ने पहली बार यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है और इस अभ्यास का आयोजन अफ्रीका के पूर्वी तट पर गिनी की खाड़ी में आयोजित किया गया है। इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय जहाज INS सुमेधा इसने हिस्सा लिया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किस जहाज ने भाग लिया है। तो इसका नाम है INS सुमेधा और किसके बीच में हुआ? यूरोपियन यूनियन और भारतीय नौसेना के बीच में। तो जान लेते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो देखिए यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 27 देशों का एक समूह है जो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। मुख्यालय की बात करें तो इसका है ब्राज़ील के ब्रसल्स में। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। गल्फ ऑफ गिनिया, तो ये लोकेशन देख सकते हैं मैप में, यहीं पर है गल्फ ऑफ गिनिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किसे अपने TB सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? तो देखिए अभी हाल ही में TB सलाहकार समूह में ये नियुक्त हुए हैं सारंग देव। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए प्रोफेसर सारंग देव को WHO ने अपने TB सलाहकार समूह में नियुक्त किया है और प्रोफेसर सारंग देव को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा तपेदिक के लिए रणनीति और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्ति जो है बेसिकली विशेषकर भारत में जो TB के खिलाफ लड़ाई में उनकी असाधारण विशेषज्ञता और योगदान को दर्शाती है। ठीक है, तो नाम आपको ध्यान रखना है, नाम है इनका सारंग देव। तो WHO की बात आई है तो जान लेते हैं फुल फॉर्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो ये यूनाइटेड नेशन और अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है टेड्रोस अधानोम। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का नया राजा चुना गया है? तो ये नए राजा चुने गए हैं अभी हाल ही में मलेशिया के। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए सुल्तान इब्राहिम की बात करें तो मलेशिया का नया राजा ये चुने गए हैं और अगले साल 31 जनवरी को निवर्तमान राजा जो है उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 17वें राजा के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। मलेशिया की बात करें तो राजधानी है कुआलालंपुर। मुद्रा है यहाँ की रिंगित और अभ्यास जो अभी हाल ही में हुआ था ये हरमो शक्ति इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आप मलेशिया की लोकेशन देख सकते हैं। तो यही आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? अभ्यास हरमो शक्ति। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय सेना की जो पहली वर्टिकल विंड टनल है तो इसका उद्घाटन ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए हिमाचल प्रदेश के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल ये स्थापित की गई है। उद्घाटन सेना
ये जो है प्रमुख जनरल मनोज पांडे के द्वारा किया गया। और इसके अलावा ये सैन्य प्रशिक्षकों को हवा में और पैराशूट खोलने के दौरान फ्री फॉल वाली स्थितियों के दौरान ये सहायता करने वाला है। किसके द्वारा है? हिमाचल प्रदेश। तो जान लेते हैं इसके बारे में। राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल तो यह शिव प्रताप शुक्ल। झील है यहाँ पर चंद्रताल और सूरजताल। लोक नृत्य तो यह वॉन यांगचू। लामा जारपो लोक नृत्य, जातरू क्यांग नृत्य, चंगर नृत्य और छम लोक नृत्य। ठीक है। और शिमला के साथ साथ यहाँ पर एक और कैपिटल है धर्मशाला, ये भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, हाल ही में लेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो लेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ हम कुछ और इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर को रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि लेस के हैं महेंद्र सिंह धोनी। जियो मार्ट के भी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। यूनिक्लो की है कैटरीना कैफ। फैशन ब्रांड है डब्लू, इसकी है अनुष्का शर्मा। सात्विक सोलर ड्रॉप्स तो ये हैं रविंद्र जडेजा। स्वराज ट्रैक्टर्स के हैं महेंद्र सिंह धोनी। सेंचुरी मैट्रेस कंपनी तो इसके हैं पीवी सिंधु। इंडियन ऑयल तो ये हैं इसके हैं संजय कपूर। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल हमास जंग रोकने को प्रस्ताव ये पारित किया है। इसकी वोटिंग के दौरान भारत का रुख क्या रहा है? तो इसके दौरान जो भारत का रुख है वो ये है कि उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए किस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई है? तो गाजा में इजरायली बलों और हमास आतंकवादियों के बीच में जो तत्काल टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम के लिए वोटिंग हुई है। देखिए इजराइल और हमास के बीच में आप सभी को पता है कि अभी जंग चल रही है और उसी का 22वें दिन जो है 27 अक्टूबर को यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पास हो गया और 120 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया। लेकिन रूस, चाइना, जॉर्डन, फ्रांस जिसमें शामिल हैं, और मतलब इसमें ये सब शामिल हैं जिन्होंने इस पे समर्थन में वोट दिया। 14 देश ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया और इनमें से इजराइल और अमेरिका शामिल हैं। और 45 ऐसे देश थे जो एब्सेंट थे, मतलब इन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें थे भारत, यूके, यूक्रेन, इटली और ये सब शामिल था। फिर दुनिया में मोबाइल फ़ोन निर्माता के तौर पर भारत का स्थान ये क्या है? तो देखिए भारत का स्थान तो ये है दूसरा। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के उद्घाटन के दौरान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसके बारे में बताया और उन्होंने कहा कि भारत जो है अब मोबाइल फ़ोन का निर्यातक है और 2 लाख करोड़ रुपए के निर्यात के साथ ये दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें तो अब 70 देशों में निर्यात किया जा रहा है और गूगल ने भारत में पिक्सल 8 बनाने की घोषणा भी की है। सैमसंग के फोल्ड 5 और एप्पल आईफोन 15 पहले से ही यहाँ बनाए जा रहे हैं। फिर किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन ये शुरू की है? तो ये शुरू करने वाला राज्य है हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2023 को प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है और यह योजना 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेड़ों के लिए है। राज्य के निवासियों को उनकी संपत्ति पर मौजूद बुजुर्ग पेड़ रख रखाव और देखभाल के लिए 2750 रुपये प्रति वर्ष जो है वो पेंशन देने की बात की गई है। पहले चरण में क्या हुआ है? 3810 पेड़ों को पेंशन के लिए चयनित किया गया है। हरियाणा की बात करें तो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी है चंडीगढ़, राजकीय पेड़ तो ये है पीपल, फूल है कमल, राजकीय पशु तो ये है काला हिरन और राजकीय पक्षी तो ये है ब्लैंक फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया गया है? तो ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश के स्कूलों को। ऑप्शन नंबर बी। देखिए हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य की आज़ादी से पहले के सभी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा और जनवरी 1972 में जो है अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और फरवरी 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी कि पहले के अरुणाचल प्रदेश ये केंद्र शासित प्रदेश था और बाद में इसको बनाया गया था राज्य। राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल है इसके केवल्य त्रिविक्रम परनायक। नेशनल पार्क है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ये है नामदफा और एक है मौलिंग पक्के और कमलांग, ये सभी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है अन्न महोत्सव के ऊपर कि अन्न महोत्सव का आयोजन ये किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बेसिकली अभी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए 27 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ में क्या है, अभी हाल ही में
अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस महोत्सव का उद्घाटन ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। अन्न महोत्सव का उद्देश्य है प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना। देखिए कल आई थिंक ये मैंने आपको रिवीजन वाली क्लास में इसमें आई थिंक अयोध्या लिखा था, तो आप करेक्ट कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा लखनऊ, जहाँ पर अन्न योजना को शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश से याद कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वन टैप वन ट्री, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, बंदा 1 ये लखनऊ में है। शिकायत निवारण सूचकांक में टॉप पर है कौन? उत्तर प्रदेश। अमरोहा ढोलक का भी जीआई टैग मिला है। देश का पहला वैदिक पार्क ये भी खुला है। प्योरी टैक्सी, तो ये भी पोर्ट टैक्सीज को कहते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में खुलेगी पहली। डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामालैंड, तो ये भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ी और सुंदर फिल्म सिटी, तो ये भी उत्तर प्रदेश में। और देश का पहला जल विश्वविद्यालय, तो ये भी उत्तर प्रदेश के हामिरपुर जिले में बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल तो ये है आनंदीबेन पटेल। फिर हाल ही में विश्व शहर दिवस ये कब मनाया गया है? तो विश्व शहर दिवस अभी हाल ही में ये बनाया गया है 31 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 2023 की थीम में टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि पर्यटन और हरित निवेश। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। ठीक है, मतलब इस दिवस को घोषित कौन करता है? यूएन करता है, ध्यान रखिएगा। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर। कुछ इंपॉर्टेंट डेज को भी रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि कॉफ़ी दिवस हुआ 1 अक्टूबर, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर, शिक्षक दिवस है 5 अक्टूबर, कॉटन डे 7 अक्टूबर, वायुसेना इंपॉर्टेंट है 8 अक्टूबर, मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये 17 अक्टूबर है, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस इंपॉर्टेंट है 24 अक्टूबर को, और इसी के दिन मनाते हैं पोलियो दिवस और एकता दिवस, तो ये मनाते हैं 31 अक्टूबर को। फिर नीलावु कुदीचा सिम हंगल, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है एस सोमनाथन की, जो कि इसरो के चेयरमैन है। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, स्थापना हुई थी 1969 में, ध्यान रखिएगा। और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। काफ़ी न्यूज़ में था अभी हाल ही में चंद्रयान की वजह से, इसके बाद आदित्य L1 मिशन की वजह से, और अभी हाल ही में गगनयान की टेस्टिंग भी इन्होंने की है, तो इसलिए काफ़ी ये न्यूज़ में अभी रहा था। और इनकी आत्मकथा है किनकी? एस सोमनाथन की। तो मैंने आपको बताया एस सोमनाथन ने अपनी आत्मकथा लिखी है मलयालम भाषा में, जो कि इसरो के हेड हैं। ठीक है, और ये सोमनाथन जी जो हैं वो भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर है और रॉकेट तकनीशियन है। जनवरी 2022 में के शिवान के बाद इन्होंने क्या है, इनको इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो SBI के ब्रांड एम्बेसडर ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर बी। SBI के साथ साथ जो महेंद्र सिंह धोनी है वो लेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसके अलावा वो वाइकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। SBI स्थापना हुई थी 1955, मुख्यालय है मुंबई, चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने चौथे पैरा एशियन गेम्स में कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 111, ऑप्शन नंबर डी। 107 जीते थे 19वें एशियन गेम में। ठीक है, जिसमें टॉप पर कौन था? चाइना था। और ये जो पैरा एशियन गेम्स हुए हैं इसमें जीते हैं टोटल 111, जिसमें 29 गोल्ड है, 31 सिल्वर है, ब्रॉन्ज है 51 और टोटल है 111। और इसी के साथ जो है भारत 5वें नंबर पर है। और एशिया पैरा खेलों में ये भारत का सबसे अब तक का अच्छा प्रदर्शन है। टॉप पर कौन है? चाइना। आयोजन तो ये हुआ था चीन के होंगजू प्रांत में। भारत और किस देश के बीच में अभ्यास काजिंद हुआ है? तो ये हुआ है कजाकिस्तान और भारत के बीच में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा कि काजिंद एक्सरसाइज ये हुई है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। अब देखिए हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक अभ्यास हुआ है, नाम ध्यान रखना है, जिसका संस्करण था ये 7वां। और अभ्यास ये होगा 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक। कहाँ पर? कजाकिस्तान में, जिसकी राजधानी अस्ताना, मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंगे, राष्ट्रपति तो यह कासिम जोमार्टे तोकिएव। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा इंग्लैंड UK में, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता सुनक ने पहले वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट में मेजबानी करेंगे। इससे पहले उन्होंने लंदन में कहा कि उनका मानना है कि एआई जैसी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो औद्योगिक क्रांति, बिजली आने या इंटरनेट की खोज जितनी ही परिवर्तनकारी साबित होंगी, और ये चलने वाला है 1 से 2 नवंबर तक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ और समिट को हम जान लेते हैं, जैसे कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, ये हुआ था इंदौर में। खाद्य कृषि संगठन में किसानों के अधिकारों पर पहला वैश्विक संगोष्ठी, तो ये हुई थी नई दिल्ली में। वहीं बात करें बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये हुआ था जयपुर में। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण, तो ये हुआ था मुंबई में। फिर आपका प्रश्न है, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन, इसको हरी झंडी दिखाई है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारे पीएम हैं, इन्होंने अभी दिखाई है गुजरात में हेरिटेज ट्रेन को नई हरी झंडी। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जिसे एक इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा चलाया जाएगा। इसमें एक इंटीरियर जो है, इसका ट्रेन का इंटीरियर लकड़ी से तैयार है, और 3 कोच वाली ये ट्रेन एकता नगर से केवड़िया को अहमदाबाद से जोड़ेगी। ठीक है, करंट अफेयर हम जान लेते हैं गुजरात की, जैसे कि 1 नेशन 1 चालान लागू करने वाला चालान होगा ये। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग, तो ये है सूरत में ऑफिस बिल्डिंग। सीएनजी पोर्ट टर्मिनल, तो ये भावनगर। 36वें राष्ट्रीय खेल, तो ये गुजरात में हुए। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, तो ये भी गुजरात में। राजधानी है इसकी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, और राज्यपाल तो ये आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए, इसमें कुल पदक जीते हैं 111, अभी मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ भारत जो है वो 5वें स्थान पर अभी है। एशियंस गेम्स की बात करें जो 19वें नंबर के हुए थे, उसमें भारत ने जीते हैं 107 मेडल। तो देखिए, एशियंस गेम्स में चीन के हांगजो में ये हो रहे थे, और इसमें 111 पदक जीते हैं, जिसमें 29 गोल्ड हैं, 31 रजत और 51 कांस्य पदक हैं। भारत जो है 5वें स्थान पर है, पहले पर चाइना, फिर ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, एंड देन 5वें नंबर पर है भारत। ध्वजवाहक थे इसमें पारुल परमार और अमित सरोहा। तीरंदाजी शीतल देवी जो है वो पैरा एशियंस गेम में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेविलियर डांस आई डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स की उपाधि से सम्मानित कौन हुई है? तो ये हुई है ऋचा चड्ढा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मुंबई में मामी फिल्म फेस्टिवल में ऋचा चड्ढा को फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेविलियर डांस एल आर्ड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है, और उन्हें ये अवार्ड कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज, तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। वनडे विश्व कप की बात करें तो 29वें मैच में भारत के कप्तान, जिनका नाम है रोहित शर्मा, इन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और 18,000 रन इन्होंने पूरे किए हैं। दुनिया के 20वें नंबर के ये खिलाड़ी हैं ऐसा करने वाले, और 5वें नंबर के भारत के हैं। और वही रोहित इस साल 1000 वनडे रन पूरे करने वाले पहले कप्तान भी बन गए हैं। फिर आपका प्रश्न है, वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड ये मिला है लियोनेल मेसी को। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी है लियोनेल मेसी, इन्हें मिला है बैलन डी और अवार्ड 8वीं बार, ध्यान रखिएगा। और 67वें बैलन डी और पुरस्कार ये आयोजित हो रहे हैं कहाँ पर? पेरिस के थिएटर डू चैटलेट में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 8वीं बार ये जीता है लियोनेल मेसी ने, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी क्वेश्चन। फिर अपशिष्ट से कला, स्क्रैप से मूर्तिकला प्रदर्शनी का उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया है अर्जुन राम मेघवाल ने। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, इन्हें नई दिल्ली में कचरे से कला, कबाड़ से मूर्तिकला इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, और अभी हाल ही में ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी चुने गए हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान, तो ये बनी है रितिका हुड्डा, जो कि रोहतक हरियाणा से है। उसके बाद हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF में किसे ग्रे लिस्ट से हटाया? तो ये तीनों कंट्री हैं, पनामा, अल्बानिया और कीमन आइलैंड, इनको हटाया अपनी FATF लिस्ट से, ये ग्रे लिस्ट से। ठीक है, तो हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कीमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है, जबकि बुल्गारिया को इसमें शामिल किया है।
उद्देश्य क्या रहता है? मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार की वित्तपोषण का विरोध करना। स्थापना हुई थी 1989 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। FATF की 2 लिस्ट होती हैं, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में अधिक निगरानी रखते हैं और ग्रे लिस्ट में कम निगरानी रखते हैं। तो FATF में ब्लैक लिस्ट में जो शामिल है वो है ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार। भारत जो है वो 34वें देश के रूप में शामिल हुआ था 2010 में। फिर आपका प्रश्न है, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा। फिर हाल ही में यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और ये जो रिपोर्ट है बेसिकली जल संकट से संबंधित है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों के कुछ इलाके पहले ही भूजल की कमी से खतरनाक बिंदु को पार कर चुके हैं और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत जो है वो दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बना है। जितना अमेरिकी और चाइना एक साथ करता है उससे भी काफ़ी अधिक जो है वो यूज़ करता है कौन? भारत। अगला प्रश्न है कैलिस कोका से लेकर कि कैलिस कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका ये किस देश ने विकसित किया है? तो ये किया है ब्राज़ील ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, कोकीन के उपचार के लिए ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने कैलिस कोका नामक कोकीन के लिए टीका विकसित किया है और यह जो टीका है वो शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करके कोकीन के प्रभाव को कम करता है। कोकीन की बात करें तो एक नशे की लत लगाने वाली उत्तेजक ड्रग है जो कोका पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है। ब्राज़ील की बात करें, राजधानी है ब्रासिलिया, मुद्रा है यहाँ की रियाल, ब्राज़ीलिया रियाल और राष्ट्रपति तो है लूला डा सिल्वा। और नेक्स्ट ईयर का जो G21 शिखर सम्मेलन होगा वो भी कहाँ होगा? तो वो होगा कहाँ पर? ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर, तो ये मनाते हैं 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के रूप में, ठीक है, और इन्हें हम जानते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से। फिर आपका प्रश्न आएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती और इस बार इनकी मनाई गई है 148वीं जयंती। और आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री ने मेरा युवा संगठन की शुरुआत की है, जिसका मतलब है संगठन युवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करके स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये हुआ है वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी को। तो ध्यान रखना है सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा का अनावरण ये किया है वानखेड़े स्टेडियम में। अब देखिए, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, 97 में खेल रत्न, 98 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण मिला है। भारत रत्न की बात करें तो 2013 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये मनाते हैं 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में। फिर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा ने गाजा प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव किस देश के द्वारा तैयार किया गया? तो सही आंसर है जॉर्डन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य है गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्व को कायम रखना। जॉर्डन राजधानी है अम्मान, मुद्रा है जॉर्डियन दिनार, प्रधानमंत्री तो हैं बिसार खसावने। फिर विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट तो ये हो रहा है कहाँ पर? तो ये हो रहा है ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर सी। फिर हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा बोलीविया में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर बोलीविया में स्थापित किया गया है और दक्षिण अफ्रीका का देश है बोलीविया, वहीं पर स्थापित होगा दुनिया का सबसे ऊंचा अनुसंधान रिएक्टर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 4000 मीटर ऊपर और कौन सी कंपनी ने बनाया? जिसका नाम है रोसाटॉम। बोलीविया राजधानी है लापास, मुद्रा है बोलीवियानो, राष्ट्रपति है लुइस आर्से। फिर आपका प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो 6ठी सभा इसका आयोजन ये 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसमें ध्यान रखने की सबसे महत्वपूर्ण योगदान के रूप में ISA उन देशों में निवेश लाना चाहता है जिन्हें ऊर्जा तक पहुंच की आवश्यकता है और इस वर्ष सौर ऊर्जा में 380 बिलियन
अमेरिकी डॉलर का निवेश होने की उम्मीद बताई गई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, स्थापना हुई थी 2015 में, मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में। फिर हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? तो ये की है कोझिकोड को, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व शहर दिवस में केरल में स्थित शहर है कोझिकोड, इसी को साहित्य के शहर के रूप में खिताब दिया गया है। यूनेस्को की बात करें, फुल फॉर्म में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में, स्थापना हुई थी 1945 में और अध्यक्ष है आड्रे अजोले। फिर है आपका प्रश्न कि यूनेस्को ने किस शहर को संगीत का शहर नाम दिया है? तो ये नाम दिया है अभी हाल ही में ग्वालियर को, ऑप्शन नंबर डी। फिर सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है अभी हाल ही में भूटान, ऑप्शन नंबर ए। देखिए भूटान जो है सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और 14 साल की लंबी परियोजना के बाद भूटान अपने सारे आवारा कुत्तों की आबादी को पूरी तरह से स्टरलाइज करने और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है। देखिए पूरे एशिया में लगभग 300 मिलियन आवारा कुत्ते हैं जो भुखमरी, परजीवी संक्रमण, अनुपचारित बीमारी, सड़क यातायात दुर्घटना इन सबसे संक्रमित हैं। और विश्व स्तर पर बात करें तो रेबीज से एक वर्ष में लगभग 59,000 लोग मर जाते हैं और मनुष्य में रेबीज के अधिकांश मामले कुत्ते के काटने से ही होते हैं। फिर आपका प्रश्न है, लेकिन उससे पहले भूटान, तो राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है यहाँ की नुगल ट्रम, आधिकारिक भाषा तो यह है जोंगखा, प्रधानमंत्री तो यह है लोटे शेरिंग। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर तो ये चुने गए हैं विहान तलिया जो कि बेंगलोर से हैं। फिर आपका प्रश्न है, हाल ही में मशरूम की नई प्रजाति की खोज तो ये की गई है वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट पर, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी घाट में मशरूम की खोज की अभी नई प्रजाति मिली है, नाम आपको बस ध्यान रखना है, जो कि है कैंडोलमाइसिस एल्बो स्क्वेमोसस। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में ये चीज़ देखी गई है, ये किस चीज़ की एक प्रजाति है, तो ध्यान रखिएगा ये मशरूम की प्रजाति है। हाल ही में सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य तो ये बना है केरल, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इडुक्की में हॉलमार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल की बात करें, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल तो यह आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो हैं वो हैं, जैसे कि आप याद रखेंगे साइलेंट वैली एक है और एक है पेरियार के नाम से, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि केरल जो है राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। ओनम का सबसे अच्छा शुभ दिन धिरु ओनम केरल में मनाया गया है। भारत में पहली बार सोलर बोट की शुरुआत सूर्यांशु, और नदी महोत्सव का 9वां संस्करण ये भी शुरू हुआ है केरल में। फिर आपका प्रश्न है WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर कौन? तो ये बनी अभी हाल ही में साइमा वाजेद। तो आप ध्यान रखेंगे साइमा वाजेद ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की बेटी हैं और ये किसका स्थान लेगी? पूनम खेत्रपाल सिंह का। WHO स्थापना हुई थी 1948 में, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है नंदिनी दास को, ऑप्शन नंबर डी। किस बुक के लिए? बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, कॉर्टरिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। तो ये ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार ये साहित्य में दिया जाता है, स्थापना हुई थी 2013 में, और कौन प्रदान करता है? ब्रिटिश अकेडमी। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार पुरस्कार 2023 किस विजेता का नाम क्या है? तो इनका नाम है दीप नारायण नायक, ऑप्शन नंबर सी। फिर है भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSEMU सेट लॉन्च करेगा? तो ये करेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो अपना पहला उपग्रह SSEMU सेट विकसित कर रहा है, जिसकी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस उपग्रह का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सैयद अहमद खान के नाम पर रखा गया है, जिसका उद्देश्य सैटेलाइट का उपयोग कर भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन करना। तो ये था आपका पूरा रिवीजन। आप मुझे बताएंगे कि आप कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही से अटेम्प्ट कर पाए हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल से फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज़ को करंट अफेयर की, इसमें हम स्टैटिक को भी डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही में जो है हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्या कुछ ट्रिक्स को। लास्ट में इसका आंसर है आपका रॉबर्ट फीको, जो बने हैं स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री। और आज के लिए आपका प्रश्न है आयरन बीम से लेकर कि ये किस देश की मिसाइल की रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। आयरन बीम जो है वो मतलब किस देश ने इसका
परीक्षण किया है। तो इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।